हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज हम एक बहुत खतरनाक सा और बहुत टॉप लेवल का टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छे अच्छे बच्चों को टेंशन आ जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन का नाम सुन के। क्या होती है यार ये एलिमिनेशन रिएक्शन? किसको कहते हैं E1 एलिमिनेशन, किसको कहते हैं E2 एलिमिनेशन, यार किसको कहते हैं E1 CB। ये CB का को लगाया, क्यों लगाया CB? उसी के साथ साथ किसको कहते हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। इतने सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में हो, चलो भाई E1 कहा, E2 कहा, अब ये बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, ये अल्फा एलिमिनेशन क्या होता है, अरे भाई किसको कहते हैं गामा एलिमिनेशन और क्यों कहते हैं गामा एलिमिनेशन। ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में एंड तक मिलने वाले हैं। तो कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को, एलिमिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले किसको कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। अब आप सबको पता होगा बच्चों, क्या होता है कि हमारे डे टू डे लाइफ में एक चीज होती है। कौन सी चीज होती है कि अगर किसी को निकाल दिया, किसी को निकाल दिया, उसके जगह किसी को रखा नहीं, तो हम कहते हैं उसको एलिमिनेट कर दिया, है ना। जैसे एक आधी क्रिकेट की टीम है, दो बच्चों को निकाल दिया, किसी को डाला नहीं, तो हम कहेंगे उसको एलिमिनेट कर दिया। लेकिन दो को निकाला, दो को डाला, तो हम कहेंगे सब्स्टिट्यूट किया। इसको निकाल के दूसरे को डाला, सब्स्टिट्यूट किया। तो ध्यान में रखना एलिमिनेशन मतलब क्या, पहले तो ये दिमाग में समझना है, किसी को तो भी निकाल दिया लेकिन उसकी जगह पे किसी को दूसरे को ऐड नहीं किया, तब हम उसको कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। कल का ही एग्जांपल है, कल के लेक्चर में हमने देखा था, ये हमारे पास यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल है और हमने देखा था, क्या देखा था बच्चों, कि कार्बन जो है, कार्बन क्लोरीन को लगा है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, 3 है, 3 है। सारे क्लोरीन मिलके कार्बन को क्या मांगते हैं, इलेक्ट्रॉन। इसलिए तीनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके तरफ जाते हैं, क्लोरीन की तरफ, और इसीलिए कार्बन के ऊपर आया था 3 पॉजिटिव या 3 डेल पॉजिटिव। इसीलिए कार्बन ने क्या किया, छोटे से नन्हे से हाइड्रोजन की तरफ क्या मांगे, इलेक्ट्रॉन। और इसीलिए ये कार्बन हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मांग रहा था, सता रहा था इस हाइड्रोजन को, बेचारे छोटे से हाइड्रोजन को। इसलिए ये हाइड्रोजन बोला मैं नहीं यहाँ रहना चाहता, मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ। और इसीलिए कौन आया फिर, OH निगेटिव बेस। इसने किसको भगा के ले गया, H पॉजिटिव को। और H पॉजिटिव को भगा के लेके जाने के बाद इस कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आया, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट हो गए, कार्बन। अब यहाँ से पहला निकला कौन, हाइड्रोजन। कहां से निकला, इस कार्बन से। मैं जहां से निकला पहला उसको अल्फा कहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हाइड्रोजन निकला, अब इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आया, वो भी अनस्टेबल हो गया। अब उसको भी स्टेबल होने के लिए ऑलरेडी ये क्लोरीन मांग ही रहा था, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे गए और क्लोरीन पे कार्बन पे आया पॉजिटिव, क्लोरीन पे आया निगेटिव, और इस कार्बन पे था निगेटिव। अब यहाँ पे Cl Cl, ये पॉजिटिव निगेटिव ने एक दूसरे को कैंसिल किया, और हमें पता है निगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे गए। पॉजिटिव मतलब ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे उधर चले गए, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव निगेटिव ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल। और पॉजिटिव निगेटिव ने एक दूसरे को कैंसिल करने के बाद यहाँ पे ऐसी स्पीशीज प्रोड्यूस हुई जिसको हम कहते हैं कार्बीन। अगर दोनों लोन पेयर रही तो सिंगलेट कार्बीन, सिंगल सिंगल रहे तो ट्रिपलेट कार्बीन। तो समझो कार्बीन बन गया और ये Cl निगेटिव यहाँ से चला गया। गौर से देखो बच्चों क्या हुआ इस रिएक्शन में, कौन कौन छोड़ के गया है, एक हाइड्रोजन छोड़ के गया है और एक क्लोरीन छोड़ के गया है, और दोनों भी एक ही कार्बन से छोड़ के गए, सेम कार्बन से छोड़ के गए। जब दोनों सेम कार्बन से छोड़ के जाते हैं तो पहला हाइड्रोजन भी इसी से गया, क्लोरीन भी इसी से गया, मतलब हाइड्रोजन भी अल्फा से गया, क्लोरीन भी अल्फा से गया, और इसीलिए इसका नाम रखा बच्चों अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। ध्यान रखेंगे, दिस इज कॉल्ड अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्यों नाम रखा अल्फा एलिमिनेशन, डू यू अंडरस्टैंड। सबसे पहले एलिमिनेशन किसको कहते हैं, द रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिमूवल ऑफ एटम। ये भी गया, ये भी गया, उनकी जगह कोई नहीं आया, तो क्या हुई बच्चों, एलिमिनेशन, ठीक है। रिमूवल ऑफ एटम्स और ग्रुप फ्रॉम सेम, यहाँ पे सेम से निकला, कभी कभी एडजेसेंट से निकलेगा, तो उन सारी रिएक्शंस को हम कौन सी रिएक्शन कहेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। जब दोनों सेम कार्बन से रिमूव होंगे तो हम उसको स्पेशली कहेंगे अल्फा एलिमिनेशन। कब कहेंगे, when both atoms or group remove from the
same carbon atom, that is very important. When both remove from the same carbon atom, we say it is the alpha elimination reaction. अब इस अल्फा एलिमिनेशन के बाद अब हम आगे की एलिमिनेशन देखते हैं. दैट व्हाट आगे की एलिमिनेशन है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. सेम कार्बन से गया अल्फा, एडजेसेंट से गया बीटा. अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया मैंने. इस कंपाउंड का नाम है बच्चों इथिल ब्रोमाइड. और इस इथिल ब्रोमाइड में अगर हम देखेंगे तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.8 और कार्बन की है 2.5. यहाँ पे इस कार्बन की है बच्चों 2.5 और हाइड्रोजन की है 2.1. अब क्या हुआ, ये जब KOH आया, KOH जब डिसोसिएट होता है, KOH ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये जल्दी टूट जाता है. ये OH नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ का H पॉजिटिव निकालेगा. अब H पॉजिटिव निकालेगा और फिर ये यहाँ ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे. इस कार्बन पे समझो आया कौन सा चार्ज, नेगेटिव. हाइड्रोजन पे आया पॉजिटिव. यहाँ पे ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ब्रोमीन की ज्यादा है. तो ब्रोमीन के ऊपर आएगा बच्चों नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज. और ये पॉजिटिव और नेगेटिव इनके बीच में यहाँ पे बन जाएगा बॉन्ड और यहाँ से बाहर चला गया बच्चों HBr. अब क्या हुआ, अब भी कितने गए जी, 2. कहां से गए 2, एक. अगर मैं यहाँ से गया तो इसको अल्फा कहूं तो इसको क्या कहेंगे बीटा. तो अभी एक ही जगह से गए क्या, नहीं. पहले क्या हुआ था, जिधर से हाइड्रोजन गया उधर से ही हाइड्रोजन गया था. अब ऐसा नहीं है, जिस कार्बन से पहला गया उसके बाजू वाला उसके एडजेसेंट कार्बन से गया, मतलब अल्फा से एक गया ना बीटा से एक गया, इसीलिए इसका नाम रखा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. So when we say it is the beta elimination, when the group are eliminated from which carbon, adjacent carbon, then we say it is the beta elimination reaction. So what we can say, removal of two group from which carbon, adjacent carbon. ध्यान रखिए बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Removal of two group from adjacent carbon is called beta elimination reaction. तो जब दो ग्रुप एडजेसेंट कार्बन से निकलेंगे तो हम उसको कहेंगे बच्चों बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. तो दिस इज द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. दो ग्रुप रिमूव हुए एडजेसेंट कार्बन से, सो इट इज द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. तो ध्यान रखेंगे बच्चों, ये होगी बीटा एलिमिनेशन क्योंकि एडजेसेंट कार्बन से रिमूव हुए. अब अगर एडजेसेंट कार्बन से रिमूव हुए तो बीटा एलिमिनेशन. अब ये बीटा एलिमिनेशन के दो टाइप है. That beta elimination is of how many type? 2 type. तो अभी हमने देखा बीटा एलिमिनेशन के 2 टाइप क्या है, E1 एलिमिनेशन और E2 एलिमिनेशन. अब 2 टाइप की एलिमिनेशन है, एक है E1 दूसरा है E2. लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, रिएक्शन जो होती है, रिएक्शन की एक पर्टिकुलर स्पीड होती है. अगर हमारे पास पानी है, पानी में हमने नमक डाला और पानी में शुगर डाली 1-1 चम्मच, तो कौन जल्दी डिसॉल्व होगा बच्चों, सॉल्ट. नमक जल्दी डिसॉल्व होगा, शुगर जल्दी डिसॉल्व नहीं होगी. तो मैं कह सकता हूं नमक का पानी में डिसॉल्व होने की स्पीड ज्यादा है, नमक की पानी में डिसॉल्व होने का रेट ज्यादा है. तो इसको कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन. और ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये डिपेंड करता है रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर. अगर हम एक नमक का या रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है बच्चों तो रिएक्शन की स्पीड कैसी होती है, ज्यादा. और इसीलिए यहाँ पे पहली रिएक्शन है उसका नाम है E1 एलिमिनेशन रिएक्शन. कोई भी E1 एलिमिनेशन रिएक्शन कब होती है, उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी रिएक्शन का अगर हमें रेट निकालना है तो रेट उस रिएक्शन में, अगर रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होती है तो उसका रेट डिपेंड करता है वो एक से ज्यादा जो अलग अलग स्टेप्स है उसमें से जो स्लो स्टेप है उसके ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है. तो रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है उसकी स्लो स्टेप के ऊपर, ना कि उसकी फास्ट स्टेप के ऊपर. और उसके बाद कोई भी रिएक्शन एक स्टेप में होगी कि 2 स्टेप में होगी, ये डिपेंड करता है कि उस रिएक्शन में जब पहले जो कुछ भी हो रहा उसके बाद जो इंटरमीडिएट बन रहा वो इंटरमीडिएट कैसा है. अगर वो इंटरमीडिएट मोर स्टेबल है तो रिएक्शन 2 स्टेप में होती है. लेकिन अगर इंटरमीडिएट लेस स्टेबल है तो रिएक्शन 1 स्टेप में होती है.
ये बात हमेशा ध्यान में रखना। If the intermediate is more stable, then the reaction occurs in a two step. But intermediate is less stable, तो reaction occurs in one step. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे even elimination reaction में जब रिएक्शन दो स्टेप में होती है, कब होती है रिएक्शन दो स्टेप में? जब फॉर्म होने वाला इंटरमीडिएट कैसा होगा? मोर स्टेबल। अगर फॉर्म होने वाला कार्बोकैटायन है और वो मोर स्टेबल है, कब रहता है मोर स्टेबल? हमने ऑलरेडी स्टडी किया है। कौन सा कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है? टर्शियरी कार्बोकैटायन। उससे कम सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और इसीलिए जब छोड़ के जाने वाला लिविंग ग्रुप अगर सेकेंडरी कार्बन या टर्शियरी कार्बन पे अगर है, तो जो इंटरमीडिएट वहां पे फॉर्म होगा वो इंटरमीडिएट मोर स्टेबल रहेगा। और अगर इंटरमीडिएट मोर स्टेबल रहेगा तो पहली स्टेप में एक बनेगा और दूसरी स्टेप में एक बनेगा, और इसलिए रिएक्शन दो स्टेप में होगी। तो इसका ही हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास एक अल्किल हैलाइड है। अब पहली स्टेप में समझो हेलोजन छोड़ के जा रहा है और यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, और ये कार्बोकैटायन समझो कौन सा कार्बोकैटायन है? टर्शियरी। अब क्या होगा? फिर ये टर्शियरी कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ और सेकंड स्टेप में फिर ये इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे बेस आता है, और बेस क्या करता है? ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करके यहाँ से किसको निकाल लेता है? H पॉजिटिव। और इस कार्बन पे आएगा निगेटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव इनके बीच में अट्रैक्शन हुआ, बॉन्ड फॉर्म हुआ, और यहाँ का H पॉजिटिव और यहाँ का OH नेगेटिव कंबाइन होकर उन्होंने बनाया H2। अब पहली स्टेप में जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो कार्बोकैटायन है। As compared to other carbocation, it is more stable, but as compared to neutral molecule, it is unstable because it has incomplete octet. उसका octet complete नहीं है, लेकिन इसका प्रोडक्ट देखेंगे तो इसका octet complete है, तो इससे कंपैरेटिवली ये अनस्टेबल है। और एक बात ध्यान में रखो, आपको बताया दो चीजें, बोला बैठ जाओ, क्लास में आपको बोला बैठ जाओ, और दूसरा बोला खड़े रहो। आप कौन सी स्टेप जल्दी करेंगे बच्चों? बैठ जाने की कि खड़े रहने की? आप बताइए कौन सी स्टेप जल्दी करेंगे? सब बच्चे बोलेंगे सर बैठ जाने की, है ना? वो बोलने के पहले भी बैठ जाएंगे, है ना? क्यों? क्योंकि बैठने में क्या बढ़ती है? स्टेबिलिटी। और इसलिए हमेशा ध्यान में रखना, जिस स्टेप में जनरली क्या बढ़ती है? स्टेबिलिटी। वो कैसी स्टेप होती है? फास्ट। और जिस स्टेप में स्टेबिलिटी नहीं बढ़ती, खड़े रहने के बाद अनस्टेबल हो जाते हैं, इसलिए वो स्टेप कैसी होती है? स्लो। तो जिस स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़ती है वो फास्ट, और जिस स्टेप में स्टेबिलिटी कम होती है वो स्लो। यहाँ पे प्रोडक्ट बना, लेकिन वो प्रोडक्ट इसके कंपैरिजन में अनस्टेबल है, इसलिए ये स्टेप कैसी है? स्लो। और इसका प्रोडक्ट स्टेबल है, इसलिए ये कैसी है? फास्ट। और हमने देखा था कि अगर हमें रिएक्शन का रेट फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करनी पड़ेगी? स्लो स्टेप ढूंढनी पड़ेगी, और ये स्लो स्टेप है, इसी को हम कहते हैं RDS, which is a rate determining step। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये है, तो रिएक्शन का रेट इसके रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और यहाँ पे रिएक्टेंट सिर्फ कितना है? एक। और इसीलिए इसका रेट जो है सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए इसको कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर। और यहाँ से X भी जा रहा, H भी जा रहा, HX जा रहा है, हाइड्रोजन भी जा रहा है, हेलोजन भी जा रहा है, हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों जा रहे हैं, तो इट इज एलिमिनेशन। उनकी जगह कोई नहीं आ रहा, दोनों जा रहे हैं, सो इट इज एलिमिनेशन। और सेकेंडली इस एलिमिनेशन का रेट सिर्फ एक मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। या इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो एक ही है, इसका जो पावर रहता है उसको ऑर्डर कहते हैं, वो एक ही है, सो इट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन और यूनिमॉलिक्यूलर। यूनि मतलब वन, सो फर्स्ट ऑर्डर इसको इवन मतलब फर्स्ट ऑर्डर और यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। And so we say it is the even elimination or first order elimination reaction. Now after studying this even elimination or first order elimination, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे, that is what आगे। तो क्लियर है कब होगा फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन और इवन एलिमिनेशन? वेन what जो भी कार्बोकैटायन फॉर्म होता है वो मोर स्टेबल रहता है। कब रहता है मोर स्टेबल? जब क्या होता है? वो हेलोजन इज अटैच्ड टू
secondary or tertiary carbon, then generally it shows even elimination reaction. और इसीलिए even elimination reaction के लिए अगर हम अल्किल हैलाइड की बात करें तो कौन से अल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रहेंगी? टर्शियरी, उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम प्राइमरी। अब इसके अपोजिट अगर फॉर्म होने वाला कार्बोकैटायन अनस्टेबल है, लेकिन इवन एलिमिनेशन में और एक पॉसिबिलिटी दूसरी है। इवन एलिमिनेशन की दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर इस इवन एलिमिनेशन रिएक्शन में अगर पहली स्टेप में हैलोजन या कोई लिविंग ग्रुप ना छोड़ के जाके अगर हाइड्रोजन चला गया, तो एक कॉन्सेप्ट है एसिड और बेस का। एसिड और बेस की अलग अलग थ्योरीज दी गई है, उसमें से एक थ्योरी है उसका नाम है लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। और इस लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी का कहना है ऐसा सब्सटेंस जो H पॉजिटिव देता है उसको हम क्या कहते हैं? एसिड। तो ये HCl H पॉजिटिव देता है, इसलिए HCl को हो गया एसिड। H पॉजिटिव डोनर को क्या कहेंगे? एसिड, अकॉर्डिंग टू द लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। H पॉजिटिव डोनर को एसिड कहेंगे और H पॉजिटिव एक्सेप्टर को क्या कहेंगे? बेस, अकॉर्डिंग टू द लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी कहती है H पॉजिटिव डोनर एसिड है और H पॉजिटिव एक्सेप्टर कौन है? बेस। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये H पॉजिटिव दे रहा तो ये एसिड हो गया, लेकिन अगर Cl नेगेटिव ने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया तो वो क्या बना देगा? HCl। तो Cl नेगेटिव कौन हो गया बच्चों? अकॉर्डिंग टू द लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट Cl नेगेटिव हो गया बेस। अब ये ऐसी एसिड और बेस की पेयर है जिनमें फर्क सिर्फ कितने का है? एक H पॉजिटिव का फर्क है। ऐसी एसिड और बेस की पेयर को हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट acid base pair. What is conjugate acid base pair? It is a pair of acid and base which differ by only one H positive. Such a acid base pair is called conjugate acid base pair. तो ध्यान रखेंगे ये जो एसिड और बेस की पेयर है, इस एसिड और बेस की पेयर को हम कहेंगे conjugate acid base pair. अब इस conjugate acid base pair में और एक बात, एक H पॉजिटिव देने के बाद जो बचता है उसको कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। इस एसिड का ये हो गया कॉन्जुगेट बेस, और एक H पॉजिटिव लेने के बाद जो बचता है उसको कहते हैं उसका कॉन्जुगेट एसिड। तो ये हो गए बच्चों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। H पॉजिटिव देने के बाद जो बनेगा वो है कॉन्जुगेट बेस, और H पॉजिटिव लेने के बाद जो बनेगा वो है कॉन्जुगेट एसिड। तो H पॉजिटिव देने के बाद जो बनता है उसको कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो अभी ऐसे एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे जो कितने स्टेप में होंगी? जो 2 स्टेप में होंगी, लेकिन पहली स्टेप में हैलोजन छोड़ के नहीं जाएगा, लिविंग ग्रुप छोड़ के नहीं जाएगा। कौन छोड़ के जाएगा? हाइड्रोजन। और वहां पे कोई तो भी एक स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा जो हाइड्रोजन को निकाल लेगा, और पहली स्टेप में वहां पे इंटरमीडिएट फॉर्म होगा कॉन्जुगेट बेस। तो क्या है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्रोमीन है, और यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे यूज किया है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस क्योंकि Br अगर यहाँ से छोड़ के जाता है तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है जो अनस्टेबल है, और इसीलिए पहली स्टेप में यहाँ से Br न छोड़ के जाके ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है ये किसको रिमूव करेगा? H को। और ये बॉन्ड में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, कार्बन की 2.5, किसकी ज्यादा है? कार्बन। तो कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आएगा। ये वो नेगेटिव के साथ कंबाइन होके वहां पे बन जाएगा C2H5OH। यहाँ पे बन जाएगा बच्चों C2H5OH, और इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा, और इसको स्टेबल अगर होना है तो ये नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन इधर क्या हो जाएंगे? स्टेबल, क्या? शिफ्ट। और ये नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होने से ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर चले जाएंगे? ब्रोमीन। और ब्रोमीन के ऊपर जाके यहाँ से निकलेगा बच्चों Br नेगेटिव, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा।
यहाँ से छोड़ के चला गया Br नेगेटिव। और ऐसा पाया जाता है कि ये पहली स्टेप स्लो स्टेप है और सेकंड स्टेप फास्ट है, सॉरी पहली स्टेप फास्ट है और दूसरी स्टेप कैसी है, स्लो, क्योंकि ये Br इजीली यहाँ से छोड़ के नहीं जाता ये नेगेटिव शिफ्ट होने के बाद। यहाँ पे वो जो कॉन्सेप्ट थोड़ा एक्सेप्शनल यहाँ पे आता है, और इसीलिए जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो ये है। अभी अभी हमने बताया था बच्चों, एक H पॉजिटिव रिमूव करने के बाद जो बचता है उसी को क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ से क्या रिमूव हुआ, H पॉजिटिव, एक H पॉजिटिव रिमूव होने के बाद ये बचा, और इसीलिए ये हो गया उसका कॉन्जुगेट बेस। और ये कॉन्जुगेट बेस जो है, कॉन्जुगेट बेस, अब ये स्लो स्टेप है और ये स्लो स्टेप का है रिएक्टेंट, और इसीलिए इस रिएक्शन का जो रेट है वो इस कॉन्जुगेट बेस के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, एंड सो इसी को हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। ये एक मतलब रेट सिर्फ एक मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड कर रहा, एक मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसका नाम रखा यूनिमॉलिक्यूलर, मतलब E1। और स्पेशली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा, कॉन्जुगेट बेस के ऊपर कर रहा, इसीलिए इसका नाम रखा E1Cb। व्हाट इज E1Cb, वन है मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड कर रहा, यूनिमॉलिक्यूलर, और वो मॉलिक्यूल कौन है, कॉन्जुगेट बेस। और यहाँ से अभी फाइनली देखा जाए Br भी जा रहा है, H भी जा रहा है, H भी जा रहा है, Br भी जा रहा है, इसीलिए क्या हो गई, ये दोनों गए लेकिन उनकी जगह पे कोई आया नहीं, इसीलिए ये हो गई इलिमिनेशन रिएक्शन, और इसका नाम रखा E1Cb, that is the unimolecular conjugate base elimination reaction. So this is the E1Cb or unimolecular conjugate base elimination reaction. तो आशा करता हूँ आपको ये conjugate base elimination, तो when carbocation is unstable, then in the presence of strong base, first H positive is removed by the strong base and conjugate base is formed. क्या फॉर्म हुआ, conjugate base in first step, and then leaving group is removed in a second step. ऐसा अगर होता है तो this reaction is called E1Cb, that is the elimination, sorry, unimolecular conjugate base elimination reaction. Now after having this E2 elimination, E2 elimination कब होता है, जब रिएक्शन एक ही स्टेप में हो, Br और हाइड्रोजन दोनों एक ही स्टेप में अगर निकल जाता है तो क्या होगा, रिएक्शन का रेट कितने मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करेगा, दो। एक, जैसे यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन अकर्स इन सिंगल स्टेप, तो ये बेस है, ये बेस यहाँ से ये निकाल रहा है H पॉजिटिव combine with base negative, combine to form BH, and at the same time this negative charge is shifted here and there is removal of X negative। तो इस केस में यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और ये बेस नेगेटिव कंबाइन विद H पॉजिटिव ये BH बनाएगा और यहाँ से X नेगेटिव चला जाएगा। तो ये रिएक्शन एक ही स्टेप में जब होगी तो रिएक्शन का रेट इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा और इसके ऊपर भी। तो कितने मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करेगा, दो, और दो मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करेगा, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, दो, एंड सो इट इज कॉल्ड बायमॉलिक्यूलर elimination reaction, or it is also called second order elimination reaction। अब ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा, ये वाला जो बॉन्ड है दूसरा वाला ये जल्दी टूटेगा। अब ये बॉन्ड जल्दी कब टूटेगा, हमें पता है कार्बन का जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है वो 2p में होता है और आयोडीन का 5p। अब इनके साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, दोनों के साइज सेम है तो ओवरलैप ऐसा होता है, लेकिन इसका साइज इतना है, इसका साइज इसका है, इनके बीच में ओवरलैप प्रॉपर्ली नहीं होता, इसलिए उनका बॉन्ड वीक होता है। और इसीलिए ये बॉन्ड अगर जल्दी टूट गया तो फिर ये नेगेटिव जैसे भी आया शिफ्ट मार के जल्दी टूट जाएगा, और इसीलिए रिएक्शन कितने स्टेप में होगी, एक। और इसीलिए जनरली जब CI में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, यहाँ पे ये 2p है और ये 4p है, ये 2p है, ये 3p है, ये 2p है, ये 2p, दोनों टोपी मस्त ओवरलैप होगा, इसलिए बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा। यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है, बॉन्ड जल्दी टूटेगा, इसीलिए रिएक्शन एक स्टेप में होगी। और इसीलिए
इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है E2 के लिए Ci is greater than Cbr is greater than Ccl is greater than Cm एंड रिएक्टिविटी का ऑर्डर है टर्शियरी, टर्शियरी का भी जल्दी छोड़ के चला जाता है, तो टर्शियरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी एंड दिस इज द E1 elimination E2 elimination reaction. The last one is gamma elimination. अब ये एक मॉलिक्यूल लिया, इसको जिंक डस्ट के साथ हीट किया। अब जिंक डस्ट के साथ हीट करने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो कार्बन और ब्रोमीन है ये बॉन्ड टूट गए। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8, किसकी ज्यादा है? ब्रोमीन। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन पे गए, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन पे गए। जिंक का एटॉमिक नंबर है 32, 8, 18, 2। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। स्टेबल होने के लिए इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 2, है ना? 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गई। और इसीलिए इसके ऊपर आता है डाई पॉजिटिव विद द रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। Br पे नेगेटिव, डाई पॉजिटिव, ये 2 नेगेटिव कंबाइन टू फॉर्म ZnBr2। 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया, दोनों ने अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर किए और उनके बीच में क्या बन गया? बॉन्ड। अब एक अगर यहाँ पे गया तो इसका अल्फा, बाजू वाला बीटा और उसके बाजू वाला गामा। तो एलिमिनेशन कहां से हुआ? एक अल्फा ने एक गामा, और इसीलिए इसका नाम रखा हमने गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ gamma elimination reaction. Why this reaction is called gamma elimination? Do you understand? So last is the pericyclic reaction. इस रिएक्शन में क्या होता है? एक ये ब्यूटाडाइन है और ये अल्कीन है। अगर मैंने ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर लाए तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर लाए, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर लाए, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन और बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड फॉर्म हुआ। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन और बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड फॉर्म हुआ। अब पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन और बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो इस तरह बाकी की तो बॉन्ड थी, इस तरह बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे और ये मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ। और ये सब एक ही स्टेप में होता है। तो ऐसी रिएक्शन which occurs in single step with the formation of cyclic product, such reactions are called pericyclic reaction. तो समझ गए बच्चों, कौन सी रिएक्शन को पेरीसाइक्लिक रिएक्शन कहेंगे? तो आज हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए। एलिमिनेशन रिएक्शन, E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन, E1-6 रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन एंड gamma elimination reaction. So in this way we have completed this topic in detail. आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। शुरुआत होगी सही तो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में सफलता मिलेगी वही। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए JSM को बड़ी मेहनत के साथ स्थापित किया है मनोज परघन सर ने, जहां बच्चे हंसी खुशी के वातावरण में सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा मन लगाकर पढ़ते हैं। JSM have highly air-cooled digital classroom with advanced seating arrangement. Enthusiastic study environment created by Manoj sir by providing unique great concepts and tricks to learn chemistry. With full library support and under observation reading room for hard-working students. A detailed and conceptual teaching by well-experienced and dedicated teaching staff. Planning session by educational advisor. Practical knowledge is given to student by performing lab experiments by faculties. Specified dining area for lunch. A specified underground parking for students' vehicles. Students' personal doubt session to have a best result. Special sports and yoga activity to improve students' physical and mental health. With the best medical and engineering selection of JSM in Government NET and IIT College. JSM IIT Medical Hub 2-year integrated program for 11th and 12th physics, chemistry, maths and biology. इसलिए सही शुरुआत करें JSM IIT एंड मेडिकल हब के साथ, जहां एजुकेशन ही है सर्वोपरि।